हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं सोशल सर्टिफिकेशन यानी सामाजिक सत्तीकरण, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। आज हम इसमें मीनिंग, टाइप्स, कैरेक्टरिस्टिक सारे विषय में विस्तार पर चर्चा करेंगे और हर एक पहलू पर जो है नज़र डालेंगे। इसमें देखा जाए तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों ही माध्यम में आपके समक्ष रहेगा, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ये पॉइंट व्यू रहेगा तो ये और भी काफ़ी महत्व रखेगा। लेकिन आपको पता है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों आरएनएसएस सेंटर जो कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान एनएसएस सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। यहाँ पर जो हम कर रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक सोशल सर्टिफिकेशन यानी सामाजिक सत्तीकरण। सामाजिक सत्तीकरण काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है हर एक क्लास के बच्चों के लिए, क्योंकि ये हर जगह जो है महत्वपूर्ण अपना विशेषता बिखेरता है। देखा जाए तो इसी के अंतर्गत, सामाजिक सत्तीकरण के अंतर्गत हमारा जो यहाँ पर टॉपिक आया है इंट्रोडक्शन यानी परिचय। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा कि सामाजिक सत्तीकरण है क्या और हम किस बात पे यहाँ पर जो है डिस्कस कर रहे हैं। कहते हैं सभी समाजों में लोग अपनी उम्र, लिंग और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ये बात सही है कि सभी समाजों में, चाहे वो ह्यूमन समाज हो या एनिमल समाज हो, या कहते कीड़े मकोड़े का, हर एक समाज में या इंसानों के डिफरेंट समाजों में हर जगह जो है उम्र, लिंग और व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं और ये सच्चाई है। मानव समाज सजाती नहीं बल्कि विषमगामी है। मानव समाज जो है सहजाति नहीं बल्कि विषमगामी है। प्राकृतिक विभिन्नताओं के अलावा मनुष्य सामाजिक रूप से स्वीकृति मापदंडों के अनुसार भी विभेदित होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि मानव समाज सहजाति नहीं बल्कि विषमगामी है और प्राकृतिक विभिन्नताओं के अलावा मनुष्य सामाजिक रूप से स्वीकृति मापदंडों के अनुसार भी विभेदित होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आया है सामाजिक सत्तीकरण संतुष्टि। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक सत्तीकरण संतुष्टि कहते हैं अगर सामाजिक रूप से विभेदित पुरुषों की स्थिति, शक्ति, आय आदि जैसे सामाजिक पुरस्कारों के आनंद के दृष्टिकोण से सामाजिक रूपों से असामान्य माना जाता है। यानी देखा जाए तो समाज में रहते हुए कोई भी पुरुष के लिए उसका स्थिति, शक्ति, आय ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इससे सामाजिक असमानताएं कहा जा सकता है कि समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसकी अलग स्थिति होगी, शक्ति होगी और आय होगी, और इसी रूप में जो है इनको विभेदित किया भी जाता है और ये सामान्य बात है। सामाजिक असमानताएं शब्द का तात्पर्य केवल सामाजिक रूप से निर्मित असमानताओं का अस्तित्व से है। देखिए, सामाजिक सत्तीकरण कहीं ना कहीं जो है इस बात की तरफ इशारा करता है कि समाज में जो असमानताएं हैं उसको उजागर करता है। हमारे समाज में देखा जाए तो हर एक समय या हर एक समय काल में
बहुत से अंतर आपको देखने को मिला होगा, कभी जाति के अंतर्गत तो कभी अमीर गरीब के अंतर्गत तो कभी कास्ट तो कभी वर्ग कभी वर्ण। तो ये काफ़ी अंतर हमें देखने को मिलता है और यही असमानताएं शब्द जो है ये असमानताओं को निर्मित करता है। यानी देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण समाज में विद्यमान असमानताओं की तरफ जो है नज़र करता है। यदि आगे हम बात करें सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ तो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि सामाजिक सशक्तिकरण का क्या अर्थ है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सामाजिक सशक्तिकरण सामाजिक असमानताओं का एक विशेष रूप है और सभी समाज अपने सदस्यों को श्रेष्ठता हीनता समानता के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। तो देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक सशक्तिकरण सामाजिक असमानता का एक विशेष रूप है और सभी समाज अपने सदस्यों को श्रेष्ठता हीनता समानता के आधार पर व्यवस्थित करते हैं। सशक्तिकरण अंतःक्रियाएं या विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके तहत कुछ लोग दूसरे की तुलना में उच्च रैंक पर आ जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ यही बताता है कि इसमें सदस्य के श्रेष्ठता हीनता असमानता और समानता के आधार पर व्यवस्थित किया जाता है और सशक्तिकरण अंतःक्रिया या विभेदीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके तहत कुछ लोग दूसरे की तुलना में उच्च रैंक पर आ जाते हैं। यानी समाज में जो मेहनत करता है उसको जो है उच्च से उच्च रैंक प्राप्त होता है। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो जब व्यक्तियों और समूहों को सामाजिक पदों को असमानता के आधार पर स्थिति सत्रों के पदानुक्रम में मूल्यांकन के कुछ सामान्य रूप से स्वीकृति आधार के अनुसार रैंक किया जाता है। यानी जैसा आपका समाज में पद होगा, जैसे आप कार्य कीजिएगा वैसा ही आपको रैंक मिलेगा। कहते हैं अच्छे व्यक्ति को अच्छा रैंक मिलेगा, जो गुंडे होंगे उनको गुंडे का रैंक मिलेगा। यानी समाज में आप जैसा कीजिएगा वैसा ही आपको रैंक मिलेगा। जो सामाजिक सशक्तिकरण होता है और इसी को हम सामाजिक सशक्तिकरण कहते हैं। जो समाज में हमें रैंक मिलता है, जो हमें पोजीशन मिलता है, जो सम्मान मिलता है, वही सामाजिक सशक्तिकरण कहलाता है। सामाजिक सशक्तिकरण का अर्थ समाज का विभिन्न सत्रों या परतों में विभाजन, यानी समाज को कितने भागों में विभाजित किया गया है और समाज के कितने स्तर हैं, तो ये सामाजिक सशक्तिकरण के अर्थ के रूप में देखा जा सकता है। इसमें सामाजिक समूहों का पदानुक्रम शामिल होता है कि समाज में किस व्यक्ति को क्या पदानुक्रम मिला है। एक विशेष परत के सदस्यों की एक सामान्य पहचान होती है और उनके जीवन शैली एक जैसी ही होती है। यानी देखा जाए तो एक विशेष परत यानी एक विशेष समुदाय में सदस्यों की पहचान एक सामान्य होती है और उनका देखा जाए तो जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल एक जैसे ही होते हैं। सब के सब एक जैसे ही जीवन शैली को व्यतीत करते हैं। भारतीय जाति व्यवस्था सशक्तिकरण प्रणाली का एक उदाहरण प्रदान करती है, क्योंकि भारतीय जाति कहते हैं जैसा जाति होता है लोग उसी तरह के जीवन व्यतीत भी करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जाति जो है व्यवस्था सशक्तिकरण प्रणाली का एक सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है। जिस समाज में सामाजिक वर्गों का विभाजन होता है उसे सशक्तिकृत समाज कहा जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिस समाज में सामाजिक वर्गों का विभाजन होता है उसे सशक्तिकृत समाज कहा जाता है। आधुनिक सशक्तिकरण मौलिक रूप से आदिम समाजों के सशक्तिकरण से थोड़ा भिन्न है। जो आधुनिक सशक्तिकरण है यानी आधुनिक समाज है वो पुराने समाजों से काफ़ी भिन्न है और काफ़ी विकसित है। देखा जाए तो सामाजिक सशक्तिकरण में दो घटनाएं शामिल होती है और ये दो घटनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। यानी सामाजिक सशक्तिकरण में दो घटनाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता है। पहला ये कि कुछ विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों या समूहों का भेदभाव, जिससे कुछ व्यक्ति या समूह दूसरे की तुलना में उच्च रैंक पर आ जाते हैं। तो जर्नल सी बात है, सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब ही होता है कि समाज में उपस्थित ऊंच नीच की भेदभाव। तो इसमें जर्नल सी बात है कि कुछ विशेषताओं के आधार पर कुछ व्यक्तियों या समूहों का भेदभाव, जिससे कुछ व्यक्ति या समूह दूसरे की तुलना में
उच्च रैंक हासिल कर लेते हैं समाज में। और दूसरा जो घटना आती है, मूल्यांकन के कुछ आधारों के अनुसार व्यक्तियों की रैंकिंग देना, कि हम मूल्यांकन करें और व्यक्तियों को वो रैंकिंग प्रदान करें, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर आगे हम देखें, समाजशास्त्री न केवल समाज मतभेदों को तथ्यों से चिंतित हैं, बल्कि उनके समाज मूल्यांकन से भी चिंतित है। समाजशास्त्रियों का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है और ये चिंतित है कि सामाजिक सदरीकरण में जो ऊंच नीच की भेदभाव होती है, जो रैंकिंग दी जाती है, वो मूल्यांकन के तरीकों से चिंतित है। लेकिन जर्नल सी बात है, समाज में रैंकिंग भी उन्हीं को मिलती है जिनका अच्छा पोजीशन होता है, तो अच्छा ही रैंकिंग मिलेगी, और जिनका गलत पोजीशन होता है गलत ही मिलेगी। जर्नल सी बात है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक सशक्तिकरण की परिभाषाएं। काफ़ी महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सशक्तिकरण की परिभाषाएं। सब प्रथम अगर हम परिभाषा की तरफ नज़र करें तो अर्गवन और निकोफ काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर अपना डेफिनेशन दिए थे सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत, और उनका मानना था कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा व्यक्तियों और समूहों की स्थिति को कामवेश स्थायी पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है, सशक्तिकरण के रूप में जानी जाती है। यानी देखा जाए तो उनका एक ही वर्ड काफ़ी महत्वपूर्ण है कि व्यक्तियों और समूहों के कमावेशी स्थायी पदानुक्रम मिलता है। यानी आप जैसा कार्य करेंगे आपको वैसा ही समाज में पदानुक्रम मिलेगा। तो ये बात अर्गवन और निकोफ ने बताई थी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मान लीजिए अगर आप नाई के काम कर रहे हो तो नाई कहलाओगे, अगर माली के काम करो तो माली कहलाओगे, टीचर करो तो टीचर कहलाओगे। यानी जैसा आपका कामावेश स्थायी होगी, आपका जो है समाज में उसी प्रकार का पदानुक्रम मिलेगा। तो ये बात तो सच्चाई है कि आज आधुनिक युग है, जैसा व्यक्ति कार्य करता है वैसा ही उसको पद मिलता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखी है अर्गवंश और निकोफ ने। आगे हमारे समक्ष आया है लुंडबर्ग। काफ़ी महत्वपूर्ण इनका थिंक था। उन्होंने कहा था कि एक सशक्तिकृत समाज असमानताओं से लोगों के बीच मतभेदों से चिंतित होते हैं। तो जर्नल सी बात है, एक सशक्तिकृत समाज जो होती है असमानताओं से लोगों के बीच मतभेदों से जो होती है चिन्हित होती है, जिसका मूल्यांकन उसके द्वारा निचले और उच्च के रूप में किया जाता है। यानी इन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हायर एंड लोअर पोजीशन जो है समाज में मिलता है और इसी के अंतर्गत जो है उसका मूल्यांकन किया जाता है। लुंडबर्ग ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि सामाजिक सशक्तिकरण जो है निचले और उच्च यानी हायर एंड लोअर कास्ट के अंतर्गत जो है समाज में उसको सम्मान मिलता है। उसके पश्चात देखें, गिब्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि सामाजिक सशक्तिकरण समाज का श्रेणियों के स्थायी समूहों में विभाजन करता है। यानी गिब्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि सामाजिक सशक्तिकरण समाज का श्रेणियों की स्थायी यानी श्रेणी होगी, उसका स्थायी समूहों में विभाजन है जो श्रेष्ठता और अधीनता के संबंध द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो ये बात भी कहीं हद तक सही है कि समाज में दो तरह के वर्ग होते हैं, दो तरह की श्रेणियाँ होती है, एक श्रेष्ठता और एक अधीनता। श्रेष्ठ जो सबसे ऊपर होता है और अधीन जो सबसे नीचे होता है। यानी बात सिर्फ इतना ही है, जैसे लुंडबर्ग ने कहा था कि ऊंचे और नीचे की बात है, तो श्रेष्ठता का मतलब होता है ऊंचा, अधीनता का मतलब होगा नीचे। तो बात वही है, सिर्फ यहाँ बातों को थोड़ा सा बदल दी गई है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है विलियम्स काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर सोशोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कहा था कि सामाजिक सशक्तिकरण का तात्पर्य मूल्यांकन को इन्होंने मेन जो है बेस बनाया था कि मूल्यांकन के कुछ सामान्य स्वीकृति आधारों के अनुसार श्रेष्ठता हीनता समानता के पैमानों पर व्यक्तियों को रैंकिंग से है। यानी इन्होंने भी वही बात बताई कि श्रेष्ठता यानी हायर, हीनता मतलब लोअर, समानता यानी इक्वलिटी को मापने पर व्यक्तियों की रैंकिंग दी जाती है कि समाज में जो व्यक्ति की जैसी पोजीशन होती है वैसा ही उसको रैंक दी जाती है। तो यहाँ पर विलियम्स ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ जो है इशारा किया कि इन्होंने तीन चीज़ों को बेस बनाया, श्रेष्ठता, हीनता, समानता। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ बात आती है। उसके पश्चात देखें रेमंड डब्ल्यू मैरे काफ़ी महत्वपूर्ण थे और इन्होंने भी अपनी जो थ्योरी है निम्न और
उच्च श्रेणियों के अंतर्गत ही रखा। उन्होंने एक बात जो देखी वो क्षैतिज विभाजन को देखा, यानी सामाजिक सत्रीकरण समाज का ऊंच और नीच सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन होता है। तो यहाँ पर इन्होंने इस बात की तरफ जो है इशारा किया। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मेलवियस एम ट्यूमिन। काफ़ी महत्वपूर्ण ये थे। इन्होंने बताया था कि सामाजिक सत्रीकरण का तात्पर्य किसी भी सामाजिक समूह या समाज को उन पदों को पदानुक्रम में व्यवस्थित करना है जो शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन और मानसिक संतुष्टि के संबंध में असामान्य है। तो इनका भी वही बात काफ़ी महत्वपूर्ण थी कि इन्होंने जो है मूल्यांकन को विशेष बनाया और इन्होंने साफ शब्दों में ये बात किया कि पदों के पदानुक्रम में व्यवस्थित रहने के लिए शक्ति, संपत्ति, सामाजिक मूल्यांकन और मानसिक संतुष्टि के संबंध में असामान्य, यानी व्यक्ति जो है इसमें असामान्य रूप से रहेगा कि शक्ति, संपत्ति और सामाजिक मूल्यांकन यानी ऊंच नीच की भेदभाव इसमें भी बताई गई। क्योंकि जिसके पास असमानताएं कब उत्पन्न होती है? जब किसी में शक्ति कम हो और शक्ति अधिक हो। असमानताएं कब उत्पन्न होगी? जब किसी के पास संपत्ति अधिक होगा और किसी के पास कम होगा। कहते हैं असमानता कब होगी? जब सामाजिक मूल्यांकन किसी का उच्च होगा, किसी का निम्न होगा। और सामाजिक असमानताएं कब होगी? जब मानसिक संतुष्टि, किसी को मानसिक संतुष्टि मिलेगी, किसी को नहीं मिलेगी। तो मेलवियस एंड ट्यूमिन ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात की तरफ यहाँ पर परिभाषा के रूप में उजागर किया है, जो कि काफ़ी एग्जाम व्यू से महत्वपूर्ण है। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है सामाजिक सत्रीकरण की उत्पत्ति। देखिए, सामाजिक सत्रीकरण की उत्पत्ति के विषय में जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा कि सामाजिक सत्रीकरण की उत्पत्ति क्यों हुआ। यहाँ पर तिरपान स्टडी सेंटर आपको हर एक पॉइंट पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेगा और बताएगा, समझाएगा। ये टॉपिक हर जगह महत्वपूर्ण रहेंगे, चाहे आपको असेसमेंट बनाना हो, चाहे आपको बड़े क्लासों में समझना हो, चाहे जानना हो। तो यहाँ पर बहुत आसान तरीक़ों से तिरपान स्टडी सेंटर समझा रहा है, जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और भी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना। अगर हम अगले पॉइंट पे तरफ बात करें तो सामाजिक सत्रीकरण की उत्पत्ति। सत्रीकरण की उत्पत्ति के संबंध में अनेक मत दिए गए हैं। सत्रीकरण की उत्पत्ति के संबंध में बहुत से मत हैं और मत भी काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला मत तो यहाँ पर डेविस के अनुसार, डेविस ने बोला था कि सामाजिक सत्रीकरण सामाजिक व्यवस्था की क्रियात्मक अवस्थाओं के कारण अस्तित्व में आया है। यानी जो इन्होंने बोला, डेविस ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात बताई कि सामाजिक सत्रीकरण की समाज व्यवस्था की कार्यात्मक अवस्था के कारण अस्तित्व में आया। यानी जब कार्यात्मक यानी फंक्शनल थी, तब जाके समाज सत्रीकरण की उत्पत्ति हुई। काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे देखें तो प्रोफेसर सर्किन ने सामाजिक सत्रीकरण के मुख्य रूप से पर्यावरणीय परिस्थितियों में विरासत मिले अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया। यानी प्रोफेसर सर्किन ने इस बात की तरफ उजागर किया कि सामाजिक सत्रीकरण को मुख्य रूप से पर्यावरणीय परिस्थितियों में भी विरासत में मिले अंतर के लिए जिम्मेदार ठहराया गया कि अगर पर्यावरण जैसा हमें बनाएगा, हम उसी प्रकार ढलेंगे और उसी प्रकार हमारा समाज में जो है समाजीकरण की उत्पत्ति होगी। तो देखा जाए तो प्रोफेसर सर्किन ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ बताने की कोशिश की है। उसके पश्चात आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर है। उन्होंने कहा था कि सामाजिक कारक विभिन्न सामाजिक सत्रों यानी सामाजिक सत्रीकरण के उद्भव के लिए जिम्मेदार है। यानी देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि सामाजिक कारक विभिन्न सामाजिक सत्रों यानी सामाजिक सत्रीकरण के उद्भव के लिए जिम्मेदार है। गुमलेविस और अन्य ने तर्क दिया है कि सामाजिक सत्रीकरण की उत्पत्ति एक समूह द्वारा दूसरे समूह के विजय में पाई जाती है। देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा है और सभी विचारधारा में बहुत ही हमें अन्य भाषा से हो रहे हैं कि बहुत से डेफिनेशन जो है अलग टाइप की हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सबके अपने तर्क हैं, सबके अपने वितर्क हैं। हम किसी को गलत कहना हमारे लिए सही नहीं है। यहाँ पर गुमलेवियोस ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात बता दी कि सामाजिक सत्रीकरण की उत्पत्ति एक समूह द्वारा दूसरे समूह के विजय में पाई जाती है। जनरल सी बात है, एक समूह का विघटन होगा तो दूसरे समूह का जो है उज्ज्वल होगा, यानी ऊंच नीच इसमें भी देखने को मिलेगा।
जो उच्च रहेगा वो प्रगति में रहेगा, जो नीच रहेगा वो खत्म हो जाएगा। तो सबकी अपनी अपनी यहाँ विचारधारा है। उसी प्रकार स्पेगलर्स के अनुसार इन्होंने एक बोला था कि समाजी सशक्तिकरण का अभाव पर आधारित है, जो तब निर्मित होती है जब समाज कार्य और शक्तियों में संदर्भ में सकारात्मक अंतर करता है। तो ये बात भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि समाजी सशक्तिकरण दो कारणों से उत्पन्न होती है, एक कार्य और एक शक्ति के संदर्भ में सकारात्मक अंतर के कारण ये उत्पन्न होती है। तो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण डेफिनेशन है। इवन देखिए तो असमानताओं के साथ नस्लीय मतभेद भी सशक्तिकरण की ओर ले जाते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि असमानताओं के साथ नस्लीय मतभेद, हमें पता है कि नस्लीय मतभेद तो शुरू से रही है, इसलिए समाज में ऊंच नीच यानी हायर एंड लोअर कास्ट की जो हमेशा जो है समस्या बनी रही है। इसलिए समाज में देखा जाए तो इसकी उत्पत्ति कहीं ना कहीं असमानताओं के साथ नस्लीय मतभेद भी सशक्तिकरण की उत्पत्ति के सबसे बड़ा जिम्मेवार कारक बन सकता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये पॉइंट ख़त्म हो जाता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण था, ज़रूरी था। अगर आपको समझ में आया, अच्छा लगा और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इस प्रकार प्राप्त होता रहे, तो एक ही बात दिमाग में रखना है, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि शेयर ही दूसरे बच्चों का केयर बन सकता है। इसे सोचिए नहीं, जितना हो सके शेयर कीजिए। पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हो, समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है और चाहते हो कि और भी वीडियो आपको इसी प्रकार प्राप्त होता रहे, इसमें सोचना नहीं दोस्तों, समझना नहीं अधिक, तो सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने से आपको जो होगा, जो भी मैं वीडियो डालूंगा वो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाएगा। और आपको पता ही होगा कि त्रिपान स्टैंडर्ड 8 से लेकर MA तक के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म तैयार किया है, जहां पर आप हर बातों को समझ सकते हो, सोच सकते हो। यहाँ पर इतनी वीडियो है कि आपके लिए पर्याप्त है, हर एक कक्षा के लिए, चाहे आप 8 से लेकर MA में किसी में भी हो, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे किसी भी बोर्ड के रहो। तो इसलिए सोचना नहीं है, विचार न करना है, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब करके मोबाइल में सेव करना है।